मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं जहां किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं, हम उनसे बात करते हैं इसी प्रदर्शन को लेकर के। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। धन्यवाद जी। मेरा नाम किशन पाल है और मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का जिला उपाध्यक्ष हूँ और गाजीपुर जो आंदोलन बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है उसी में पहले दिन से हूँ। हाँ, वो पहले दिन से। और आप? जी, मैं डॉक्टर अरुणेश यादव और मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में राष्ट्रीय सलाहकार हूँ और मैं भी यहाँ पे पहले दिन से ही इस आंदोलन में बराबर से आ रहा हूँ। अच्छा, आपने अपने नाम में डॉक्टर लगा रखा है, क्या इसके पीछे की क्या वजह है? पीएचडी हूँ मैं। अच्छा, पीएचडी है, नहीं जानना ज़रूरी था। चलिए ये बताइए, पहले दिन से हैं यहाँ पे किसानों के बीच में, लंबा वक्त गुजर गया, पता नहीं ये कब तक वक्त गुजरता चला जाएगा और कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? कब तक? 70 साल गुजर गए, दिक्कत क्या हो गई प्रदर्शन को? अरे हमारे लिए तो रोज ही प्रदर्शन रहता है। वो सरकार आई थी, वो सरकार 70 साल थी, तो हमें एक उम्मीद थी कि कभी तो कभी ये सरकार समझ में आएगी, अच्छे दिन आएंगे। तो हमारे हाथ में था वोट देना, हमने सरकार बदली, कोशिश की कि मोदी जी को लाएं, क्योंकि मोदी जी गरीब परिवार से आए थे। उनकी माँ घरों में बर्तन धोती थी, वो चाय वाला था, उनने गरीबी देखी थी, तपस्या भी की थी, तो मैंने सोचा था ईमानदार भी होगा, लेकिन हम तो ठगे गए ना, हमारे साथ धोखा हुआ ना। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी माँ बर्तन धोती थी, तपस्या की? मैं कह रहा हूँ मोदी जी कैसे कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूँ ना। अच्छा। हमें तो मोदी जी ने बताया था। अच्छा, आपको बता दें। हाँ अच्छा। भाई, रैलियों में खड़े होके कहा हमारी माँ ने घरों में बर्तन धोए, आपने नहीं सुना था? अच्छा, नहीं। आपने भी सुनना चाहिए। किसी दिन उनकी पुरानी वीडियो निकाल लो, जो 2014 और 2019 की हैं, वो निकाल लो ना, आपको भी पता लग जाएगा। जो हमारे यहाँ देखो, गरीब आदमी को जब कोई गरीब परिवार से आता है और गरीब परिवार से जब ऊंची सीढ़ी पे पहुंचता है तो गरीब को आशा होती है, उम्मीद होती है। ये देश हमारा यही भावनाओं को जुड़ा हुआ है, तो उम्मीद होती है कि एक हमारे बीच का निकला हुआ आदमी हो सकता हमारा भला करे। क्योंकि कांग्रेस जो कहा जाता था कि कांग्रेस नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर जो है राजीव गांधी जी, ये सब जो गांधी परिवार है ये पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य कर रहा है। तो मेरे दिमाग में ये गलतफहमी सबके में हो गई थी, किसानों के में, कि ये राजा और महाराजा लोग हैं। अगर ये मोदी जी जो आएंगे, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, चाय वाला है, फकीर है, चौकीदार बनने आया है, ये बिल्कुल गरीब परिवार से आया है और ऊपर से तपस्या भी करके आया है 35 साल। तो ये हमारे जो गलतफहमी हो गई थी कि ये हमारा भला करेगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वाला निकला। वो बड़े वाले थे, ये सबसे बड़ा वाला निकला, क्योंकि इसने तो उन्होंने हमारे ज़मीन पैर में रखी, लेकिन इसने तो हमारे पैर से ज़मीन खींच ली। जो ज़मीन है धोखे से हमारी डबल आय के नाम से हमें 15 लाख देने के नाम से, हमने तो नहीं मांगे थे ना 15 लाख रुपए, अगले ने अपनी तरफ से ऑफर दिया था। किसने कहा था मुझे ऑफर दो? अरे हमें तो प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए था जो गरीब और अमीर को समान अधिकार दे, उसे गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले, खेती को फैसिलिटी मिले। हमारे घरों में जो बिजली महंगी जा रही थी, लोग रोटियों को मोहताज हो रहे थे, मेहनत करने के बाद भी हमारी सही उपज नहीं मिल रही है। हम तो उसके लिए बदलाव किए थे, हम इसके लिए थोड़े किए थे कि गुजरात से 15 उद्योगपति लाके पूरे देश पे टांग देना और उनसे पूरी ज़मीनें दे देना, सारे उद्योग उनको दे देना। ये देश में जो फार्मूला गुजरात का फार्मूला लागू हो रहा है, ये देश के किसान के लिए, देश के मजदूर के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये किसान इसलिए बहुत पीड़ित है क्योंकि ये संविधान गुजरात का लागू हो रहा है। चलिए, संविधान गुजरात का लागू हो रहा है, क्या आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत है। मैं क्या, जो इस समय इस देश की 70% से ज़्यादा आबादी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 90% आबादी इस समय किसान के साथ है और बिल्कुल एक सुर में है और एक साथ इस सरकार के विरोध में है। पहले तो ये लोग क्या थे कि भ्रम इन्होंने फैला रखा था, थोड़ा सा माया जाल था कि साहब अमीरों के लिए काम ना करके गरीबों के लिए काम करेंगे, पुरानी गंदगी साफ़ कर रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, 60 साल की गंदगी 70 साल की गंदगी हटाने में 2-4 साल 5 साल का टाइम लगेगा। तो यहाँ का जो किसान था, आम आदमी था, मजदूर था, उसको भी लगा चलो ठीक है साहब, एक बार और मौका देते हैं, क्योंकि पहले जैसे मीडिया उछाल रही थी 2014 से पहले कि साहब भ्रष्टाचार बहुत हो गया है देश में, बेरोजगारी बहुत हो गई है, महिला सुरक्षा बहुत है और देश की जो पर कैपिटल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो कम हो रही है, देश गरीबी रेखा से नीचे जा रहा है। और मोदी जी ने सपने दिखाए कि हम देश को जो है सबसे बड़ी विश्व की जो है अर्थशक्ति बना देंगे,
देश में सोने की गंगा, सोने की चिड़िया बना देंगे देश को, दूध की नदियां बहने लगेंगी देश में, इतना पैसा आ जाएगा, काला धन इतना आ जाएगा, किसी भी आदमी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो लोगों को ये लगा कि हो सकता है ये आदमी देश की दिशा दशा बदल दे। लेकिन हुआ क्या? पहले तो ये बोलते रहे कि साहब 2 साल दे दो, 4 साल दे हुआ दो। इसके उलट, आप ये कहना चाह रहे हैं उलट हुआ इसके उलट, बिल्कुल लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि ये आंदोलन इतना लंबा चला। अगर लोगों को ये नहीं लग रहा होता कि ये मोदी जी ठीक कर रहे हैं तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। अब इन्होंने हमारी जड़ पे, हमारी ज़मीन पे अटैक कर दिया है। अब बताओ साहब, जो कॉरपोरेट जगत को हमारे ऊपर हावी करके ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? ये गरीब और मजदूर से वोट लेके सत्ता में आए और अब काम कर वोट रहे तो हैं। अभी भी मिल रहे हैं ना, वोट तो अभी भी मिल रहे कहाँ हैं, मिल रहे हैं? जीत तो अभी भी हो रही है। कहाँ हो रही साहब? 2019 के बाद से देख लो, कहाँ क्लियर मैंडेट मिला इनको। 2019 के बाद से जनता समझ गई इनका काम, क्योंकि अब इनको क्लियर मैंडेट मिल गया तो ये बिल्कुल असलियत पे आ गए कि जैसे लोग बुजुर्ग बोलते थे ना कि बीजेपी जो है वो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, लेकिन मोदी जी ने थोड़ा सा ये बोला, नहीं भैया मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी के लिए काम करूँगा। लेकिन इनका सिस्टम 2019 के बाद से समझ में आ गया। जितने भी इन्होंने विधेयक पास कराए, जितने कानून लगाए, सब अमीरों के लिए लगाए, सब पूंजीपतियों के लिए लगाए। आम ये आदमी बात और कह गरीब रहे के हैं, लिए उसके कोई बाद काम नहीं किया इलेक्शन इन्होंने। हुआ, जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ जी, हम फॉर बिहार में एग्जांपल इनको क्लियर जी मैंडेट नहीं मिला। बिहार में इन्होंने बैलेट पेपर में बेईमानी की है और कई जगह ईवीएम या बैलेट पेपर, दोनों में बेईमानी की। ईवीएम में दोबारा गिनती करवाई, पोस्टल की बात कर रहे हैं। बैलेट पोस्टल में बेईमानी कराई और ईवीएम में भी कई जगह जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। हरियाणा में भी इनको देखिए, जोड़ तोड़ के सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार गई है, झारखंड में इनको सत्ता हासिल नहीं हुई है। इन्हें कहीं भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला है और ना इन्हें मिलेगा, क्योंकि जनता इनकी बात समझ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि महसूस करा है क्या, जो डॉक्टर साहब ने बात कही। इसलिए मेरा ये सवाल था, मैं जरा और क्लियर कर दूं, चूंकि मैंने चुनाव के हवाले से ये सवाल किया कि अगर लोगों को ऐसा लगता तो बीजेपी को फिर बिहार में सत्ता नहीं मिलती। अभी उसके अलावा जैसे गोवा में पंचायती चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, वहाँ बीजेपी को नहीं मिलती जीत, तो ये तो मिल रही है ना। हम भी कुछ कह लें। हाँ, कह लें आप। आप तो वो वाली बात कर रहे हो ना, वो राजीव श्रीवास्तव एक कॉमेडी करता है। वो ये कहता है कि डूबते हुए आदमी के मीडिया माइक देती है मुंह में और कहती है आपको कैसा लग रहा है, वो तो डूबा जा रहा है, और आपको कैसा लग रहा है, वो आप कर रहे हो। आप महसूस की बात कर रहे हो। 2 करोड़ रोजगारी किसको मिलना था? हमारे किसान भाइयों को मिलना था और किसान के बेटों को मिल रहा था। हमारा बेटा आज 18 साल का है, नौकरी करना चाह रहा है ना। सबके बेटे और भाई, ये लड़का खड़ा है, पूछ लो कितना बड़ा रोजगार मिला। 2 करोड़ रोजगार किसको मिलना था? ये और रेलवे में बात करते हैं तो ये अडानी अंबानी इनके ज़्यादा दिमाग वाले हैं। ये कौन सा दिमाग, कहाँ से दिमाग लाए हैं जो रेलवे में ये प्रॉफिट पहुंचा देंगे? और सरकार जो थी वो निकम्मी थी, वो प्रॉफिट नहीं दे सकी। ओएनजीसी में कौन सा ये ऐसा प्रोग्राम फिट करने वाले हैं जो सरकार को अडानी अंबानी फ़ायदा पहुंचाएंगे? मुझे बता दो, LIC कौन से नुकसान में जा रही थी? ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या उद्योगपति सिर्फ अगर दिमाग किसी के पास है तो गुजरातियों के पास ही है, और ये देश के पागल हैं लोग सब। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इसने कितने प्रधानमंत्री देने का काम किया, लोगों ने इतिहास रचे उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री नहीं दे सकता था? लेकिन दे सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन हम धोखा खा गए। हमसे ये कहा गया था कि ये प्रधानमंत्री गरीब माँ का बेटा है, तो हम क्षेत्रवाद नहीं चुने थे। लेकिन इनके दिमाग में भूसा भरा है। ये गुजरात को पूरे देश पे हावी क्यों करना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और हमारे ऊपर सुनो, हमारे ऊपर उतना बड़ा उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ लोगों का उत्तर प्रदेश है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं दिया, वो भी हमें उत्तराखंड से ला के दिया। हम इतने बदनसीब हैं। इसी देश का हिस्सा है ना, इसी देश का हिस्सा है ना, इसी देश का राज्य है। मैं कह रहा हूँ इस देश का हिस्सा है तो हम अफगानिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम कहाँ गए हैं? हमें क्यों बताते हैं? हमारा DNA करा लो ना। अगर तुम्हें लगता है कि ये किसान पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी है तो सरकार की संस्थाएं तुम्हारे पास है, हमें क्यों बताना कि कोशिश करते हैं ये कि खालिस्तानी बैठे? ये हमें इस देश का हिस्सा नहीं है। जब हम बात करते हैं तो ये इस देश का हिस्सा। अगर मुख्यमंत्री उत्तराखंड का है तो हम पाकिस्तान के। ये सब बेकार की बातें हैं। देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, और गुजराती मॉडल अगर देश में लाया जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का देश मॉडल में लागू किया जा रहा है, दूसरा कोई मॉडल नहीं। और उद्योगपति इस गुजरात को पूरे देश में लाके खड़ा कर देंगे। एक एक नौकरशाह को मजदूर बनाने का प्रोग्राम है, और जो किसान आज दाल रोटी खा रहा है उसको भुखमरी के ले जाने पर कगार पे है। यही इनका उद्देश्य है। ये जो गुस्सा है आपका, जो अभी आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं, गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, क्या ये आंदोलन चाहे आज ख़त्म हो, कल ख़त्म हो, 1 साल के बाद ख़त्म हो, 2 साल के बाद ख़त्म हो,
जब भी ख़त्म हो उसके बाद भी ये गुस्सा ऐसे ही रहेगा? भाई साहब, ये माइक तुम्हारा नहीं हो ना तो गुस्सा बराबर रहेगा, ये गुस्सा कहीं नहीं जाएगा। ये आंदोलन में आप आए हो, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपको करता हूँ क्योंकि आपने मेरी बात सुनी है। ये गुस्सा आपने मेरा कम नहीं कर दिया है क्योंकि गुस्सा सरकार ने दिया है। ये गुस्सा आपने माइक लगा दिया तो मैंने आपको बयां कर दिया। इसीलिए मेरा सवाल है चूंकि किसान आंदोलन के बाद खुद आपने कहा कि 2019 में धोखा खाया हमने, बिल्कुल खाया। 2024 में भी इलेक्शन होने हैं, बिल्कुल। इस बीच में आंदोलन खत्म हो जाए तो 2024 में क्या सीन होगा? ये इसलिए सवाल है। आंदोलन यहाँ से खत्म हो, अगर यहाँ से खत्म होता है, अगर बात बनती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाएंगी। 3 काले कानून और एमएसपी के बाद भी अगर 3 काले कानून वापस होते हैं और एमएसपी पे कानून लग जाती है, तब भी जो दर्द इन्होंने दिया है कि देश को हर संस्था को प्राइवेट करने का काम किया और देश में जो गुजरात मॉडल लेने का काम किया, देश के एक क्या लेबर लॉ खत्म कर दिया। यही आनंद विहार है। यहाँ से आनंद विहार से कम 2 लाख लोग पैदल गए मेरी आंखों के सामने, और हम रोड पर पानी लेके उनके पीछे भागते रहे लोगों को। और लोगों को दर्द इतना था कि किसी माँ के पेट में बच्चा था तो कोई लंगड़ा था, किसी को बुखार था, किसी के गोद में बच्चा था तो किसी को क्या दर्द था, ये देश में कौन देखेगा। प्रधानमंत्री तो सत्ता के नशे में मदहोश है, और यहाँ का मुख्यमंत्री वो अपना घंटा हिलाने के अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरा काम नहीं करता है। बताओ हमें कोई काम किया हो? चलिए, लेकिन आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री तो भाषण जब देते हैं तो गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं, और आपने गुजरात मॉडल की जो परिभाषा विकसित की है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, इसमें इनकी आरएसएस की ट्रेनिंग है, इनकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहता है। ये कहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन करते किसके लिए हैं? कुछ व्यक्ति विशेष के लिए, व्यापारियों के लिए और कुछ अपने आरएसएस के लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का भी वही है, जब वो राष्ट्र की बात करें ना तो समझ लीजिए अपने व्यापारियों को और आरएसएस के लोगों की बात कर रहे हैं। जब वो कहें कि हम मिडिल क्लास की बात करेंगे तो समझ लेना कि मिडिल क्लास को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब से बीजेपी आई है, मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ा है, मिडिल क्लास के ऊपर महंगाई भी बढ़ी है, मिडिल क्लास भ्रष्टाचार को भी देख रहा है, झेल रहा है, मिडिल क्लास बेरोजगारी को भी झेल रहा है, और मिडिल क्लास जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बढ़ती हुई जो चिकित्सा है, जो हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है, इसमें महंगाई बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, तो इसको भी झेल रहा है। कहाँ मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि इस देश में हम सरकारी अस्पताल ही सरकारी अस्पताल कर देंगे, हर ज़िले में एम्स जैसे अस्पताल होंगे, और अब जो एम्स जैसे अस्पताल हैं या जो भी सरकारी अस्पताल हैं या जो जिला अस्पताल हैं, उनमें इन्होंने शिक्षा बजट भी कम कर दिया है। पूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, पूरे इक्विपमेंट नहीं मिल रहे, स्टाफ की कमी है। और रही बात दूसरी शिक्षा की, तो शिक्षा इनने महंगी कर दी है, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो। मेडिकल की शिक्षा की जो फीस है इन्होंने 500% बढ़ा दी। इंजीनियरिंग की फ़ीस इन्होंने IIT NIT की कम से कम 300-400% बढ़ा दी है, बीटेक की और एमटेक की तो 800% बढ़ा दी है। तो ये शिक्षा को और चिकित्सा को आम आदमी से दूर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये देश को 500 साल आगे नहीं ले जा रहे, ये देश को 500 साल पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल, उसी सवाल को मैं मतलब जहां आपने जवाब दिया था वहीं से सवाल करता हूं मैं। आपने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, मैंने इनसे ये सवाल किया था कि प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं पॉजिटिव वे में, आपने उसे निगेटिव वे में दिखाया है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर आपको कहाँ से नज़र आ रहा है? प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्र का होता है, देश का होता है, एक एक व्यक्ति का होता है। इस प्रधानमंत्री ने जब आया था तो रात को, मुझे याद है, रात को मैं टीवी देख रहा था और पार्लियामेंट के पैर छू के आया था, सीढ़ियाँ छू के आया था, और इस प्रधानमंत्री ने वादा ये किया था कि हम आखिरी खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुँचाएंगे। आखिरी व्यक्ति तक 15 ही आदमी है देश में जिनको देश बेचा जा रहा है। मुझे ये बता दो, गुजरात मॉडल इसे कहते हैं। गुजरात में आप जाओ, वहाँ गरीब है तो इतना गरीब है क्या, गिने चुने लोग उद्योगपति गुजरात में जिनको देश बेचा जा रहा है। हम कह रहे कोई किसान का बेटा भी हमें उद्योगपति बन के दिखा दे। देश की स्थिति वहाँ है। आज इन्होंने जो पहुँचा दी, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बता दी। मैं ये कहता हूँ कि ये जितनी ज्वेलरी से लेकर के, मीडिया हाउस से लेकर के, और जो हमारे देश में कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ विशेष रूप से 1-2 लोगों, 2-4-10 लोगों के परिवारों का कब्जा पूरी तरीके से होने जा रहा है और हो रहा है। देश का किसान
अपनी ज़मीन बचाने का लड़ाई लड़ रहा है, तो ये इन्हें आतंकवादी और पाकिस्तानी दिख रहे हैं, पल्ला छूट जाएगा। इन्हें पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी बताने से तुम्हें क्या लगता है कि ये देश में तुम हमें बांट दोगे जातियों में, धर्मों में, और इस तरीके से बांट के गुजरात मॉडल इसे कहते हैं कि गुजरात मॉडल। ये इन्हें गुजरात में क्या करा था? यही करा था, हिंदू मुस्लिम लड़वाया और मोदी का पूरे चेहरा वर्ल्ड में फेमस हो गया। वही चेहरा ये हर प्रदेश में लाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बता दो, आप जल्दी हटाना मत, कोशिश मत करो। ये जो देश में जो 4 दिन से चल रहा है वो कौन सा वो है जो लाए वहाँ से उससे तुम्हारे पंजाब से एक अनुसारी बंधु मुख्तार अनुसारी बंधु। मतलब देश में सारे काम खत्म हो गए, देश में कोई समस्या नहीं बची अब। अनुसारी और या फिर वो बम्बई में अक्षय कुमार, ये 4-5 आदमी को दिखाने का जो प्रोग्राम प्रोपगंडा चल रहा है, ये गुजरात मॉडल है। मोदी जी के सामने कैमरा रहे और मोदी जी के चाहने वालों के सामने रहे, अगर निगेटिव या पॉजिटिव, ये गुजरात मॉडल है। देश के किसान को गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, ये गुस्सा है और इनका ये कहना है कि ये गुस्सा बरकरार रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। 2024 में भी ये गुस्सा रहेगा। 2019 में जो इन्हें छला गया है, जैसा कि इनका कहना है कि छला गया है, 2024 में ऐसा नहीं होगा। और सीधे सीधे प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है या केंद्र सरकार की जो पॉलिसियां हैं, ख़ास करके गुजरात मॉडल को लेकर के जो बखान किया जाता है, उस पर निशाना है इनका।